This audiobook is based on the bilingual story Hope Without Hope, which is written by Enalone Krishna and published on 28th November 2021 in his blog krishnakunal.blogspot.com. इस कहानी में आप दोबारा रॉनी, महक, उदय और अभिलाषा के किस्से को सुनोगे जो आप पहले भी सुन चुके हो, पर उस वक्त कहानी आप महक की पर्सपेक्टिव से सुने थे और इस बार आप रॉनी के पर्सपेक्टिव से सुनोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ये बात समझ सको कि किस्सा भले ही एक हो पर कहानी हर किसी का अलग होता है, जिसके मुख्य किरदार सिर्फ और सिर्फ वो खुद होते हैं। Now we continue to the story of Hope Without Hope, written by Enalone Krishna. Part 1. Let me introduce myself first. मैं समय हूँ। वो B.R. चोपड़ा वाला समय नहीं, अनिलोन कृष्णा के लिटरली वर्ल्ड का समय। साथ ही मुझे यहाँ नरेटर का भी काम करना पड़ता है। क्या करूँ, जो कृष्णा लिखता है मुझे वो करना ही पड़ता है। अगर ना करना चाहूँ तो कृष्णा ये भी लिख देगा और वो भी मुझसे ही नरेट करवाएगा। आपको नहीं लग रहा कि मैं बहुत टॉकेटिव हूँ? उफ, ये कृष्णा। लगता है मुझे स्टोरी को इसी एटीट्यूड के साथ आपको बताना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कहानी शुरू करते हैं। जरा रुको, मैं देख रहा हूँ कि रॉनी किसी चेयर पे बैठा हुआ है, किसी रेस्टोरेंट के चेयर टेबल पर। लगता है वो किसी का वेट कर रहा है। अपने ऑर्डर का? हाँ, हो सकता है। लेकिन नहीं, रुको, उसने तो वेटर को वापस भेज दिया जो उससे ऑर्डर लेने आया था, और इधर उधर देख रहा है। लगता है किसी के आने का वेट कर रहा है। नहीं, दरवाज़ा नहीं है जो दरवाजे की तरफ वो बार बार देखे। वो किसी मॉल के ओपन रेस्टोरेंट में है, शायद सेकंड फ्लोर पे। रुको ज़रा देखने दो। नहीं, ये फर्स्ट फ्लोर पे ही है। लगता है उसकी आंखें किसी एक पर अटक गई, जो अभी किसी और टेबल पे अपनी फ्रेंड के साथ बैठने जा रही है, बैरियर के बगल में, जहाँ से पूरा 3 तल्ले वाले मॉल का ऊपर से लेके नीचे तक का नज़ारा साफ दिखता है। उधर से लाइट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, तो मेरे कॉर्निया को थोड़ा एडजस्ट होने दो लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से, तभी बता पाऊंगा कि वो कौन है। 1 मिनट, उस लड़की को कहीं देखा देखा सा लग रहा है। अरे हाँ, याद आया, ये तो रॉनी की क्रश है। लेकिन ये दोनों आपस में एक दूसरे को नजरें चुराकर क्यों देख रहे हैं? उस लड़की का समझ में आता है कि वो थोड़ा शर्मा रही होगी, लेकिन ये फट्टू अभी तक अपने दिल का हाल कैसे संभालना है ये सीख नहीं पाया क्या? वैसे क्या नाम था उस लड़की का? लगता है मुझे कृष्णा की स्टोरी शुड इट बी कॉल्ड अ प्रपोजल दोबारा पढ़ना पड़ेगा। वैसे मैं क्या पढ़ने जा रहा था? देखते हैं, अगर इसमें उसने बताया हो तो शुरू करता हूँ। रॉनी नेक्स्ट डे के लिए अपने ऑफिस का प्रेजेंटेशन कंप्लीट करके लैपटॉप बंद करने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। उसके काम करते वक्त श्रेष्ठा का मैसेज आया था, उसके सोशल आईडी के पर्सनल अकाउंट पे। हाँ, बता रहा हूँ, थोड़ा सब्र करो ना यार, अभी तो कृष्ण के नोट्स पढ़ना शुरू ही किया हूँ। आगे बढ़ूंगा तब न पता चलेगा कि श्रेष्ठा कौन है और इसका रॉनी के साथ रिलेशन क्या है। सब पता चलेगा, बस सब्र करो और स्टोरी में मन लगाओ। तो हम कहाँ थे? हाँ, श्रेष्ठा मैसेज की थी, जिसे उस वक्त रॉनी ने अपने काम से डिस्ट्रैक्ट ना होने के लिए स्वाइप करके इग्नोर कर दिया था। उसने अपनी आधी बंद लैपटॉप को दोबारा ओपन करके मैसेज को सीन किया। लिखा था, हाय, मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मुझे तुम्हारे कीमती समय का एक छोटू सा टाइम पीरियड मिल सकता है? रॉनी से पढ़ा और मन में सोचा, और पीछे लंबा सा प्लीज भी लिखने का कसर पूरा कर ही देती। खैर, इसको मुझसे क्या बात करनी है, वो भी इस तरह, संभल कर बेटा, नहीं तो किस बला के फेरे में पड़ेगा अच्छी तरह से समझ रहा है। उसने उसे रिप्लाई किया, इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली बात कर सकती हो, जो भी तुम्हें बात करना है। उसके बाद उसकी नज़र लास्ट सीन पर पड़ी, एक्टिव 27 मिनट्स अगो। वो लैपटॉप दोबारा बंद करने के लिए आधा फोल्ड किया ही था कि मैसेज अलर्ट आया। मे बी आप सोच रहे होंगे कि बिना टर्न ऑफ किए फोल्ड कर रहा था। तो प्रोफेशनल्स की अपनी अपनी आदतें, टर्न ऑन ऑफ करने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए वो अपनी लैपटॉप को ऐसे ही स्लीप मोड में छोड़ देता है। खैर, श्रेष्ठा ने लिखा था, तू अब भी स्मृति को पसंद करता है? रोनी सोच में पड़ जाता है कि ये लड़की तो पहले स्वीट बन रही थी और अब सीधा तू पे आ गई, ऊपर से सीधा स्मृति के बारे में ही पूछ दे। हाँ बोलूं या ना बोलूं? ये उसकी बेस्टी है, ये श्रेष्ठा ही है, या कहीं ये किस्सा मुझ पर भारी ना पड़ जाए। वो उससे पूछता है, तुम सोई नहीं अभी तक? श्रेष्ठा का जवाब आया, हाँ, वो कॉलेज का प्रोजेक्ट एंड असाइनमेंट्स के चक्कर में चैन से सो भी नहीं पाते,
आंखों में डार्क सर्कल्स भी आ रहे हैं। रॉनी मन में सोचता है, 1 मिनट, क्या हम पहले भी ऐसे ही इस तरह से कभी बात किए हैं? या कभी हम बात भी किए हैं? वो रियलिटी में मुझसे बात कर रही है या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? 2 मिनट बीत जाने बाद मैं रॉनी का कोई रिप्लाई ना पाकर सुरेष्ठा मैसेज की, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रॉनी सोचता है, क्या करूं? उससे पूछूं या मैं ना पूछूं? ये वही है या कोई और इसकी आइडेंटिटी के पीछे से मेरा बाल नोचने में लगा हुआ है? वो पूछता है, किसका जवाब? श्रेष्ठा टेक्स्ट करती है, जहां तक मैं जानती हूं तुम अभी तक अनमैरिड हो। आर यू सिंगल और कोई गर्लफ्रेंड है? रॉनी सोचता है, यार ये तो मेरे गले ही पड़ रही है। ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ? ये वही है या नहीं? स्मृति ऐसा नहीं करेगी, वो ऐसी लड़की नहीं है। या कर भी सकती है। वैसे भी कहा गया है कि एक स्त्री का चरित्र देवता भी नहीं जान सकते हैं और हालात या माहौल किसी को भी बदल देता है। वो उसे रिप्लाई करता है, नहीं मैं प्योरली सिंगल हूं। क्यों? श्रेष्ठा का जवाब आया, पहले बता, क्या तू अब भी स्मृति को पसंद करता है? रोनी सोचता है, वो लम्हा जो बरसों पहले बीता, अगर याद करूं तो जैसे कल ही की बात हो। वो एहसास जो अभी इस दिल को है, अगर याद करूं तो अभी बस 2 पल पहले ही बीता। क्या बताऊं मैं उसे कि वो अभी इस दिल में है। जिंदगी तो खैर चल ही रही है जैसे तैसे, मगर मेरा वो वक्त अब भी नहीं बीता। वो उसे जवाब देता है, मेरे पसंद करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? वो तो मुझे पसंद नहीं करती है ना। श्रेष्ठा इस पर टेक्स्ट की, शी लाइक्स यू। रोनी खुद से बोलता है, इल्यूजन। ये सच में उसे ऐसा भ्रम हुआ है या वो मेरे इमोशनल स्टेट के साथ खेलने की कोशिश कर रही है? वैसे वो तो ऐसी लड़की नहीं थी, पर मैं उसके बारे में जानता ही क्या हूं? वो उसे बोलता है, देखो किसी और को तंग करो, मेरे साथ ऐसे मजाक मत करो, इट हर्ट्स। श्रेष्ठा टेक्स्ट की, तुम एक काम करो, कल सुबह मिलो 9 बजे कॉलेज मोड़ पे। ये पढ़ने के बाद इससे पहले कि वो कुछ सोचता कि क्या जवाब दे या कोई बहाना बनाए, वो फिर टेक्स्ट की, गुड नाइट, और ऑफलाइन हो गई। रोनी उसके रिप्लाई में स्वीट ड्रीम उसे टेक्स्ट किया, पर वो वापस ऑनलाइन नहीं आए। रॉनी अपना लैपटॉप बंद करके अपने बेड पे लेट जाता है और सोने की कोशिश करता है, पर उसे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। वो याद करता है अपने टीनेज के उन आखिरी दिनों को, जब उसकी उम्र के लड़कों को अगर कोई लड़की मुस्कुराकर देख भी ले या कोई लड़का उसकी उम्र की लड़की से आके बात कर ले तो वो मचलने लगते थे। पर रॉनी को उन दिनों इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि उसका शुरू से ही खुद पर इतना इमोशनल कंट्रोल था, बल्कि उसका तो टीनेज के आखिरी दिनों तक वैसे एहसासों से पाला भी नहीं पड़ा था। या शायद उसका फिजिकल मेंटल ग्रोथ के साथ उन हार्मनीज का खेल अभी तक शुरू नहीं हुआ था, जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट को पूरा खराब कर देते हैं। उसकी फैमिली मॉडर्न सोच रखने वाली और ओपन माइंडेड है, तो उसे वक्त के साथ ऐसी परवरिश ही मिली कि ये सब उसे नॉर्मल लगता था। पर वो हमेशा तो अपने घर में नहीं रहता था। उसका आना जाना उस माहौल में भी होता ही रहता था, जहाँ लगभग उसके सारे हम उम्र इन हार्मोनिक चेंजेस का शिकार होकर दूसरों और खुद के इमोशंस के साथ खेलना शुरू कर चुके थे। उस बीच एक लड़की उसके लाइफ में आई जो कि बाकियों के हिसाब से काफ़ी अट्रैक्टिव भी थी। नाम था पाखी। उसके लिए ये इंसल्ट की बात थी कि जहाँ उसके सभी दीवाने हुए जा रहे हैं, वहाँ उसे कोई इग्नोर करता है। किसी ने उससे शर्त लगा ली कि इसे यानी कि रॉनी को रिझाकर दिखाओ। वो 2-3 ट्रेल में ही हार मान ली कि मुझसे नहीं होगा। जाहिर सी बात है, पाखी के लिए किसी के लिए भी इस हद तक झुकना, वो भी उसके लिए गिरना ही होता। पर इस बीच रॉनी का दोस्त राज सामने आया, जिसने पाखी से ये दावा किया कि रॉनी भी उसको लाइक करता है, बस इस बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फिर उसने ये साबित करने के सबसे पहले तो रॉनी के मन में इस गिल्ट का बीज डाला कि वो खुदगर्ज है, इसलिए पाखी चाहती है, फिर भी वो उसे इग्नोर करके उसको हर्ट करता है। देन बार बार उसके आत्मसम्मान पर वो चोट करता रहा, तब तक जब तक कि रॉनी के दिल में पाखी के लिए कोई भावना पैदा हो जाए। जब राज इसमें कामयाब हुआ तो रॉनी ने अपने दिल की बात को पाखी के सामने कन्फेस किया। पाखी ये बात जानती थी कि वो उसके सामने राज के द्वारा रॉनी के दिल में जगाए हमदर्दी की वजह से है, पर उसे भी तो अपनी शर्त जीतनी थी, इसलिए वो रॉनी की गर्लफ्रेंड बन गई। वैसे भी लड़का सीधा साधा शरीफ शांत था, वो उसके साथ क्या ही कुछ करता, पर रॉनी के लिए तो ये फर्स्ट टाइम था। उसके हार्मोन्स अपना खेल दिखाना शुरू कर दिए। वो धीरे धीरे उसे लेकर सच में पैशनेट होने लगा। जब पाखी को रॉनी के बदलते बर्ताव से इस बात का एहसास हुआ, वो उसे छोड़ दी। शुरू में तकलीफ बहुत हुआ, लेकिन जब रॉनी को इस बात का एहसास हुआ कि वो हुस्न के नशे में डूब रहा था, तो उसने सेल्फ कंट्रोल करना शुरू कर दिया। वो दोनों जानते थे कि वो चाहे तो साथ रह सकते थे,
पर जैसे पहले फैमिली समाज के बारे में सोचकर रॉनी सबसे दूरी बनाता था, वैसे ही पाखी अब भी करती है। वो हंसी मजाक में किसी लड़के को इस हद तक रिझा कर अपने आगे पीछे घुमा सकती थी कि वो सच में उसका दीवाना हो जाए, पर उसके साथ वो कभी घर नहीं बसा सकती थी, फैमिली और समाज की परवाह किए बिना। फिर कुछ वक्त बाद सच में पाखी को रॉनी की हालत देखकर इस पर सिंपैथी आने लगी, और इसकी ऐसी हालत का खुद को गिल्टी मानकर वो इसकी परवाह करना चाही। पर उसके सिंपैथी को देखकर रॉनी ने उसे ये बोलकर खुद से दूर रहने को कहा कि बहुत ही हसीन लगती थी मुझे तुम कभी, पर अब जी तो करता है आग लगा दूं उस जमाने को जिसकी वजह से तुम दूर हुई। मगर इससे मेरे दर्द को सुकून नहीं मिलेगा। जब तड़प मेरा रूह रहा है तो इससे उसे सुकून कैसे मिलेगा? इसलिए तड़पा रहा हूं खुद को, उसकी चाह में, बार बार, लगातार, जानबूझकर कि वो मुझे कभी नहीं चुनेगी। औरों के लिए ये पागलपन है, दीवानगी है, मगर मेरे लिए ये सुकून। पाखी इस बात को समझकर वो रॉनी की बात मान गई। पर इस पर पाखी ने जाते जाते रॉनी से कहा कि चलो मैं मानती हूं कि मैं गुनहगार हूं तुम्हारी इस हालत के लिए, क्योंकि मैंने मजाक मजाक में तुम्हारे हाल को बेहाल होने दिया, तुम्हें मेरे प्यार में पड़ने दिया। अगर मैं उसी वक्त तुम्हें सच का एहसास करवा देती, तुम्हें रिजेक्ट करके, तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। लेकिन उसका क्या, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है? मैंने तो बस जो हो रहा था उसे होने दिया। उसका क्या, जिसने तुम्हें बहकाया और ऐसी हालत ही पैदा कर दी कि तुम्हारी ये हाल हो जाए? मैं तुम्हारी कुछ नहीं थी, फिर भी मुझे तुम्हारी नफरत मंजूर है। मगर जिसे तुम अपना सीना ठोककर सबके सामने अपना दोस्त कहते हो, अगर देखा जाए तो वो नहीं होता तो मेरे होने के बाद भी तुम्हारा ये हाल नहीं होता। पर अगर वो होता तो मेरे नहीं तो फिर किसी और के कारण तुम्हारा ये हाल होता। बाद में इसे शुरू से सब कुछ याद करके समझने के बाद रॉनी ने राज से पूछा कि उसे ये सब करके क्या मिला। वो तो उसका दोस्त था, जहां सभी अपने दोस्त को गलत राह में जाने से बचाते हैं, उसने उसे क्यों पाखी के लिए बहकाया? इस पर राज उससे रूडली कहा कि खुद पर सेल्फ कंट्रोल नहीं है और दोष मुझे देते हो। तुम तो सिर्फ पढ़ने लिखने वाले पर्सन थे, फिर तुम्हें समझ नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत? तुमने खुद को बहकने कैसे दिया? जो हुआ उसमें दोष मेरा नहीं सिर्फ तुम्हारा है। जिसे सुनने के बाद रॉनी ने खुद के दिल से कहा, जो तड़प रहा था मगर कहीं इसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। वो तो खैर गैर थी, उसके दिल में मेरे लिए कभी अपनापन नहीं था। उसे खुद के लिए स्वार्थी होने का हक था और उसने अपनी खुशी को चुना। लेकिन जो मेरा अपना था, उसे जरा सा भी इस बात की गिल्ट नहीं कि उसकी वजह से, अगर देखा जाए तो मुझे धोखा किसने दिया, तो मुझे छोड़ना किसे चाहिए? उसके बाद वो पहले से भी ज्यादा शांत और अकेले रहने लगा। फिर ना कभी किसी से घुलने मिलने की कोशिश की, ना ही किसी से दोस्ती की। स्कूल में वो बचे उसके आखिरी दिन उसके लिए काफ़ी अनबेरेबल रहा। उसी वक्त उसने डिसाइड कर लिया कि इसके बाद वो जब आगे पढ़ाई के लिए ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन लेगा तो ऐसे कॉलेज पे लेगा जिससे ये सभी पीछे छूट जाएं। एक नई जगह और नए लोगों के बीच अपनी ज़िंदगी को फिर से एक बार नए सिरे से शुरू करने के लिए। पर उनके फाइनल एग्ज़ाम और रिजल्ट के बीच उसने ये एहसास किया कि उसने लड़कियों से नफरत करना शुरू कर चुका है। उसे कोई अपने आसपास बर्दाश्त नहीं होती थी। फिर जब तक उसने एडमिशन लिया, वो ये समझ चुका था कि उसे अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकालना होगा, उसे उन्हें बर्दाश्त करने की आदत डालती होगी। तब उसने खुद को 2 हिस्सों में बांटकर दोहरा जिंदगी जीना शुरू कर दिया। एक दर्द में अंदर ही अंदर तड़पने वाला और सबसे इमोशनली दूरी बनाने वाला, तो दूसरा सबके सामने खुलकर जीने वाला और सभी से आसानी से घुल मिल जाने वाला। अपने दर्द को अपने सीने में दबाने लगा, अपने आंसुओं को आंखों में भरने तक नहीं देता, अपने दिल के आह को, जुबां से कराह को वो हलक से निकलने तक नहीं देता। रॉनी को सभी वैसे जानते थे जो वो बाहर शो करता था। वो अंदर से कैसे है ये शायद ही कोई जानता हो। शायद इसलिए क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो आपकी आंखों में झांककर आपके दिल के राज जान लें। फिर जब आपका दिल किसी को पसंद करने लगता है तो इसे कहने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी हरकतें, आपकी आंखें, आपकी ज़ुबान से पहले ही बहुत कुछ बोल देती हैं। इसलिए शाम को जब कोइंसिडेंटली रॉनी स्मृति से मिला और आंखें झुकाकर उदास होकर तुरंत वहां से निकल गया, तो शायद श्रेष्ठा ने उसे देख लिया हो। पर उसे कैसे पता चला कि रॉनी कॉलेज के दिनों से स्मृति को पसंद करता था, ये उसे समझ नहीं आया। ऐसा अक्सर होता कि जब किसी एक से दिल टूटता है तो दिल किसी और के पास सुकून ढूंढने की कोशिश करता है। रॉनी का दिल स्मृति का साथ पाकर सुकून पाना चाहता था, पर वही क्यों, उसकी जगह कोई और क्यों नहीं? तो पता नहीं, पर रॉनी उसमें अपनापन महसूस करता था। शायद इसलिए उसका दिल दोबारा इश्क में पड़ना चाहता था। पर उसने खुद को समझा दिया और अपने एहसासों को अपने अंदर ही दबा दिया। ना ही कभी उससे बात की और ना ही कभी उससे दोस्ती करने की कोशिश की। बस कॉमन एज अ कैजुअल क्लासमेट बना रहा, जैसे वो ऑलमोस्ट वहाँ पूरे क्लास का था। कईयों को इस बात की हैरानी भी होती थी कि कॉलेज खत्म होते होते लगभग सभी बदल गए, पर रॉनी नहीं बदला। वैसा क्यों? वो जैसा था वैसा ही रहा, क्योंकि वो नहीं समझ पाए कि
ये उसका बाहरी दिखावा है, जो वो सबके सामने बनने की कोशिश करता है। अंदर का वो नहीं, जो वक्त के साथ खुद को इतना बदल चुका है कि आईने में खुद से सामने खड़े होकर अक्सर ये सवाल पूछता है कि क्या वो वही था जिसकी सभी बातें करते हैं। ग्रेजुएशन के बाद रोनी 1 साल बैंकिंग की तैयारी किया और दूसरे साल एग्जाम निकाल भी लिया। दूसरी ओर स्मृति और श्रेष्ठा पहले पीजी की और अब बीएड कर रही है। इतनी तो खबर कम से कम रोनी स्मृति के बारे में रखा है। सुबह हुई, रोनी का मोबाइल बजा। उसकी नींद टूटी तो वो कब सोचते सोचते सो गया और कैसे रात बीता उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। वो मोबाइल उठाया तो देखा कि उसके बॉस का कॉल आ रहा है। उसने कॉल उठाया तो उसके बॉस ने नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर्ड प्रेजेंटेशन देखने की इच्छा की। वो लैपटॉप खोलकर उसे सेंड होने के लिए अपलोडिंग में लगा दिया और बाथरूम चला गया। जब वो वहां से वापस आया तो फाइल आधा ही, सेंडिंग 40% ही हुआ था। वो मुंह धोने और नहाने के लिए चला गया। जब नहाकर वो वापस आया और सेंडिंग स्टेटस देखने गया तो श्रेष्ठा का मैसेज आया हुआ था। उम्मीद है कि अभी तक आने के बारे में सोच लिए होंगे। ठीक 9 बजे कॉलेज मोड़ पहुंच जाना, अगर लेट हो गए तो शायद हम पहले ही निकल जाए। रॉनी सोचता है कि आखिर वो मुझे इस तरह बुला क्यों रही है, आखिर बात क्या होगी। वैसे तो उसका जाने का मन नहीं था और वो श्रेष्ठा को रिप्लाई करने ही वाला था कि तभी उसके बॉस का कॉल आ गया। वो प्रेजेंटेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट चाह रहे थे। रॉनी मन ही मन बोला, चाहे कुछ भी कर लो लेकिन इनको कुछ न कुछ कमी निकालनी ही है, वरना हम ये कैसे महसूस करेंगे कि वो हमसे सीनियर एंड एक्सपीरियंस्ड है, साथ ही बेहतर है। वो उनसे पूछा कि उन्हें क्या क्या चेंजेस चाहिए, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारा मोटिव स्टूडेंट्स को बैंकिंग के बारे में समझाकर उन्हें अपने ब्रांच में कस्टमर बनाना है, इसलिए सिर्फ बेसिक चीज़ों को हाईलाइट करो और बस हमारे बैंक से जुड़ने के बेनिफिट्स दिखाओ, दूसरों से तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें दूसरे ऑप्शंस दिखाने ही नहीं है। पूरी बात सुनने के बाद रॉनी इसे करने के लिए शाम तक का टाइम मांगा, जिस पर बॉस ताव में आ गए। इस पर रॉनी के मन में आया कि वो ये बोल दे, सर, हॉलीडेज फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के साथ बिताने के लिए होते हैं, आपकी भी फैमिली है और फ्रेंड्स भी होंगे ही। मैं वर्क करता हूँ ताकि इनके साथ जी सकूं, मैं गधों की तरह सिर्फ घटने के लिए नहीं जीता हूँ। पर ये वो नहीं बोल पाता है और बोलता है, सर ठीक से करने में वक्त तो लगेगा ना, आप शाम तक का टाइम दीजिए, मैं इसे इम्प्रूव करके आपको सेंड करता हूँ। और किसी तरह करके उन्हें मना ही लिया। इसके बाद उसे महसूस हुआ कि उसे भूख लग रही है, तो वो नीचे किचन में नाश्ते के लिए चला गया। वो ये भूल गया कि उसे श्रेष्ठा को कुछ रिप्लाई भी करनी है। पार्ट 2। रॉनी, उसके पिता उदय और माँ अभिलाषा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता परोसकर उसे खाने के लिए बैठे। वो एक साथ खाने का एक निवाला मुंह में लिए ही थे कि उसकी बहन महक आके बैठी। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें भी ठीक से साफ नहीं थे, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वो आज भी बिना नहाए नाश्ते पे आई है। सभी को इसकी आदत थी। रॉनी ने हाथों से अपना लंच खुद ही परोस लेने का इशारा किया, जिसे लेते हुए महक एक्साइटेड होकर बोली कि मुझे एक लड़का पसंद है। ये लो, आज फिर एक नया नौटंकी शुरू। रॉनी के मन में तुरंत ये बात आई। वो खुद को मन में ही बोला, पे नो अटेंशन टू इट, और उसके साथ सभी महक को एक नज़र देखे और अपना ब्रेकफास्ट कंटिन्यू करके उसे इग्नोर कर दिए। खुद को इग्नोर होते देख महक फिर बोली, मैंने कहा कि मुझे कोई लड़का पसंद है। इस पर अभिलाषा बोली, हाँ समझ गए, तुम्हारा और एक नया पागलपन। ये सुनकर महक रीझ गई और बोली, आप लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो? क्या लगता है मैं मजाक कर रही हूँ क्या? यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। रॉनी को मन ही मन गुस्सा आ रहा था। तब रॉनी बोला, पापा मैं कैसे कंफर्म करूं कि ये सपना है या हकीकत? सुबह से मम्मी मुझे कुछ सुनाई नहीं, आप भी ताने नहीं मार रहे, और सबसे हैरानी की बात ये कि मेरी ये बहन, जो वो क्या नाम था उस पोइट का, हाँ एनालॉन कृष्णा, उसकी वो पोएम पिता के नाम पत्र को उस दिन उतना मस्खा लगाकर सुनाकर आपसे परमिशन मांग रही थी कि इसे अपनी शादी के खर्चे खुद से उठानी है, इसलिए इसे उस लायक बनने दो। आज बोल रहे हैं कि इसे शादी करनी है। महक डांटते हुए बोली, मैंने कब कहा कि मुझे शादी करनी है? मैंने तो बस इतना कहा है कि मुझे कोई पसंद आ गया। इस पर उदय शंकर भारी आवाज में बोले, तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच अगर ऐसी बातें होती हैं तो सिचुएशन थोड़ा ऑकवर्ड लगता है? इस पर महक मजाकिया अंदाज में बोलती है, हाँ होता होगा, बट आप वैसे एरोगेंट एंड ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी रखने वाले फादर थोड़ी ना हो। आप तो मेरे स्वीट, लविंग, केयरिंग एंड फ्रेंडली पापा हो। रॉनी सिर झुकाकर दबे मुंह बोला, लो मस्खा लगाना फिर से शुरू। अभिलाषा महक को डांटकर दबाने की कोशिश करने लगी और रॉनी सोचने लगा, इसका पागलपन झेलना बेटर है या श्रेष्ठा का ऑफर एक्सेप्ट करना। अभिलाषा और महक के हो रहे बातों के बीच रॉनी मन में बोला, लो हो गया फिर इनका शुरू। वो बात काट दिया और बोला, मेरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। अभिलाषा पूछी, आज तो हॉलीडे है, ऑफिस तो बंद होगा, कहाँ जा रहे हो?
महक बोली, जाने दीजिए मम्मी, इतना आप अगर भैया को अपने आंचल में बांध कर रखिएगा तो ये 30 साल का बुढ़ा किसी का पल्लू कैसे थामेगा, बेचारा कुंवारा ही मर जाएगा। जिस पर रॉनी भड़क गया और इंस्टेंटली उसके मन में आया, इसकी तो। वैसे रॉनी सच में 30 का नहीं है, महक तो बस रॉनी को चिढ़ाने के लिए ये बोली थी। वो अप्रॉक्स 24-25 का ही होगा। रॉनी अपने इंस्टेंट रिएक्शन के साथ ही अपना हाथ खींचते हुए बोला, तू ना थोड़ा कम बोला कर, नहीं तो झापड़ खाएगी किसी दिन तू मेरे से। उदय रॉनी को डांटते हैं, ऐसे बात किया जाता है अपनी बहन से। रॉनी भी ताव में बोला, तो आप ही बता दीजिए कि कैसे बात किया जाता है ऐसी बिगड़ी हुई बहन से। लेकिन फिर उसके मन में आया, नहीं, मुझे पापा से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। कि तभी महक मुस्कुराते हुए बोली, रहने दीजिए पापा, यही तो प्यार है हम दोनों भाई बहन का। वैसे भी भैया फट्टू हैं, सिर्फ भौंकेंगे, कभी काटेंगे नहीं। रॉनी मन में सोचता है, मेरी बेइज्जती, और इसका जवाब देता है, हाँ हाँ, तुझे काटने से जो उल्टा कुत्तों को ही रेबीज हो जाती है ना। महक एक्साइटेड होकर बोलती है, मतलब आप मानते हो कि आप कुत्ते हो? अभिलाषा महक को एक झांप देती है और बोलती है, खाली बदतमीजी करते रहती है, ये भी नहीं देखती कि भैया तुमसे कितना बड़ा है। रोनी मन में सोचता है, ये तो और इंटरेस्ट ले रही है, यहाँ रुकूंगा तो खुद की और बेइज्जती करवाऊंगा। वो बोलता है, मेरा लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ, और रॉनी चला जाता है। कॉलेज मोड़ पे बस शेड पे बैठकर श्रेष्ठा का इंतजार करते हुए रॉनी बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। वो वहां सुबह 9 बजे से 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। बगल में झांगुर चना, ताज़ा कच्चा चना, जो किसान सीधा अपने खेतों से उखाड़कर उसे झाड़ के साथ बेचते हैं, बिक रहा था। वो आधा किलो उससे खरीद लिया। उसके मन ने उससे सवाल किया, इतना खरीद कर क्या करोगे रॉनी? तो उसने मन में ही खुद को जवाब दिया, जब तक वो आती नहीं है तब तक इसे खाते हुए टाइम पास करेंगे, और जब वो आ जाएगी तो उसे आधा दे देंगे रास्ते में खाने के लिए। इंतजार करते हुए 9 बजे से 10 मिनट ज्यादा हो गए। वो मन में सोच रहा था, वो कब तक आएगी यार, और उससे मुझसे मिल के बात क्या करनी है? मैं क्यों इतना ज्यादा सोच रहा हूँ? शांत शांत, डोंट बिकम नर्वस। कि तभी उसके सामने एक ऑटो आके रुकी। रॉनी का उस पर ध्यान गया तो उसे चेहरा पहचाना हुआ सा लगा। वो मन में सोचता है, ये तो स्मृति जैसी लग रही है, पर साइड से ऐसा लगने से जरूरी नहीं कि वही हो। फिर वो थोड़ा पीछे हुई तो उसके बगल में उसे श्रेष्ठा दिखी, जो दाईं ओर किसी औरत को उतरने में मदद करने के लिए उसके बच्चे और सामान को कैरी किए हुए थी। रॉनी को अब समझ में आया कि अच्छा तो ये बात है, दोनों इसी टाइम साथ में बीएड कॉलेज जाती हैं, इसलिए ये मुझे यहाँ बुलाई है ताकि मैं इसे फेस करूं। तभी स्मृति का नज़र रॉनी पर पड़ता है और रॉनी की नज़र घबराकर झुक जाती है। वो अपनी बढ़ रही धड़कन को शांत करता हुआ खुद से कहता है, बी कूल रॉनी, इतना घबराएगा तो कैसे होगा? और तू कब से इतना घबराने लगा? किसी और के सामने तो तू इतना नहीं घबराता है। वैसे भी तू जानबूझकर तो उससे यहाँ मिलने नहीं आया है। वो तो श्रेष्ठा तुमको यहाँ बुलाई और बताई भी नहीं कि ये भी साथ में होगी। वैसे वो क्या कर रही है? ये देखने के लिए रॉनी ऑटो की तरफ देखा तो वो देखा कि स्मृति आगे देखते हुए मुस्कुरा रही है। उसका ध्यान श्रेष्ठा की ओर गया ही नहीं। वो सोचने लगा, ये कहीं मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल देखकर तो नहीं मुस्कुरा रही है? ऐसी बहुतों में सेल्फ कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम होती है। वो उसे देखते हुए झाड़ की गुच्छी से एक चना तोड़ा और उसे खाने के लिए मुंह में लिया। वो कीड़ा वाला था, जिससे उसका मुंह खराब हो गया। जिसे वो थूक कर नजर ऊपर किया तो उसे ऐसा लगा कि स्मृति उसे देख रही थी, और उसके माथा ऊपर करते ही तुरंत उससे अपना ध्यान हटा ली। उसके बाद वो और ज्यादा मुस्कुराने लगी, जिसे देखकर रॉनी समझ गया कि स्मृति के चेहरे की मुस्कुराहट उसकी ही वजह से है। वो अपनी नजर झुकाकर खुद से मन ही मन बोला, यूं तो तेरी चाहत हम दिन रात करते हैं, ना ही हम इजहारे मोहब्बत शरेआम करने से डरते हैं। फिर भी दिल का हाल बताकर तुम्हें मैंने खुद को शांत कर लिया, तो खुद भी खुद से चाहे मुझे इस अनहोनी के होने का हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। फिर वो अपना नज़र उठाया उसे देखने के लिए। एक पल बीते भी नहीं थे कि स्मृति की नज़र इस पर पड़ी। इनकी नज़र से नज़र मिली और रॉनी उससे 1 मिनट भी नज़र मिला नहीं पाया। वो हार गया और फिर से अपनी नज़रें झुका ली। उसका मन उससे बोला, कल तक जब देखता था उनको मैं दिल ही दिल में हंसता था उन पर, आज जब खुद पर गुजरी है मैं रो भी नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे तड़पते दिल के जज्बात सारी, अपना जज्बाते इश्क कभी ना कह पाने वाले ए दोस्त। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे तड़पते दिल की जज्बात सारी। वो वहाँ से अपनी नज़रें झुकाकर ही उठता हुआ खुद से बोला, ना, अब हमसे यहाँ रुका नहीं जाएगा, और वहाँ से जाने लगता है। वो वहाँ से जाते जाते सोचता है, ये क्या किया रॉनी, तू कब से इतना फट्टू हो गया?
बाकियों के सामने तो कुछ भी अनशन बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है, फिर उसके सामने क्यों नहीं जा पाया? इसे तेरी कैसी इमेज बनी होगी उसके सामने? वापस चलूं क्या? नहीं, एक बार जब वहां से उठ के आ चुका है तो अब वापस क्या मुंह लेके जाएगा? चुपचाप बिना मुड़े चलता रहे। तो फिर इस चने का क्या करेगा? घर लेके जाएगा तो सभी इंक्वायरी करेंगे। चल अब जो होगा देख लेंगे। कि तभी रास्ते पे सामने से आ रहा उसका दोस्त प्रवीण उसे आवाज दिया, जिससे उसका ध्यान भटका। उसने कुछ देर बातें की, जब तक कि सारे चने बातों बातों में खत्म ना हो जाए। उसके बाद वो सीधा अपने घर आ गया। रॉनी घर के अंदर आने के लिए दरवाजे पे अपना पैर बढ़ाया ही था कि उसे महक की आवाज सुनाई दी, आई लाइक्ड समबडी। जिस पर उदय उससे पूछे, तो क्या उससे तुम्हारी शादी करवा दूं? रॉनी शादी की बात सुनकर सोचा कि अच्छा मौका मिला है इसकी टांग खींचने का। वो बोला, शादी? बेहया, तुम्हें मुझसे पहले शादी करनी है? कम से कम मेरा होने तक तो रुक जाती। आखिर मैं तुमसे बड़ा हूं। महक भी चिढ़ते हुए बोली, हाँ, आप उस लड़की के चक्कर में अपना बाल पका रहे हो जो करियर का बहाना बना के आपको भाव नहीं दे रही। क्या चाहते हो? क्या आपकी शादी होने के इंतजार में मैं भी बूढ़ी हो जाऊं? अभिलाषा फिर एक थाप मारती है महक के कंधों पे और बोलती है, बेशरम, एकदम समझदारी नहीं है कि कहाँ क्या बोलना है और शादी करेगी। महक पीठ सहलाते हुए बोलती है, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे तो अभी अपना करियर बनाना है। अभिलाषा डांटती है, तो सुबह से हमें पगला क्यों रही थी? रॉनी सोचता है, लगता है इनका मसला अभी तक नहीं सुलझा। वो बोलता है, तू पहले डिसाइड कर ले कि तुम्हें करना क्या है, और मम्मी, अगर ये शादी करना चाहती है तो इसका करवा ही दो, झंझट छूटेगा हमारा। और वहां से अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे महक भी जाती है। रॉनी अपने स्टडी टेबल के सामने गया और अपनी वो डायरी निकाली जिसमें वो हमेशा उन कोट्स को लिखता है जो वो किसी को कहना तो चाहता है पर कभी कह नहीं पाता। वो स्मृति को देखकर जो उसे बोलना चाहता था वो उस डायरी में खड़े खड़े ही लिखने लगा, इससे पहले कि वो उन्हें भूल जाए। तभी पीछे से महक की आवाज़ आई, तो आज क्या लिखा? लो, ये फिर मुझे पकाने आ गई। रॉनी मन में सोचा और पीछे मुड़ा, फिर पूछा, आज? महक बोली, हाँ आज। रॉनी को पन्ने पीछे पलटते देख उससे उसकी डायरी छीनते हुए बोली, छोड़िए मैं खुद देख लेती हूँ। और उससे छीन कर पढ़ती है जिस पर लिखा था, देखूं अगर नज़ारा मैं तो सामने देखूं या तुम्हें देखूं, करना चाहूं तारीफ़ें अगर तो करूं मैं उसकी या तुम्हारी करूं, तय करना मुश्किल है किसकी खूबसूरती किससे है, उसकी खूबसूरती तुमसे है या तुम्हारी खूबसूरती उससे है। फिर कभी कोई पूछे अगर मुझे ऐसे दोराहे में फंसाकर कि तुम्हारी नज़र किस पर है, तो भैया जो चीज़ स्थायी है वो तो कहीं नहीं जाने वाली, जो अगले पल शायद ना रहे, पहले उसे तो निहार लो। महक बोलती है, भैया जब वो आपको भाव नहीं देती है तो फिर क्यों आप उसके पीछे पड़े हो? रॉनी समझ गया कि इसको यहाँ से भगाने का एक ही तरीका है कि उल्टा इसको पकाऊं। इसलिए रॉनी उससे अपना डायरी लेकर फिर उसमें कुछ लिखकर उसको अपनी डायरी थमाता है। उसमें लिखा था, हम हुए कद्रदान, जाने वो मेहरबान कब होंगे, मैं खो तो गया हूँ, जाने वो परेशान कब होंगे। यूं तो निकलना चाहता हूँ मैं भी अपने इस बेखुदी के आलम से, मगर उनके मदहोश ना करने के फिर कभी एहसान कब होंगे। महक झुंझलाहट में बोलती है, तो आप नहीं सुधरोगे ना? रॉनी महक के कंधों पर हाथ रखकर उसको जानबूझकर और पकाता है और फिर कुछ देर में वो रॉनी के कमरे से चली जाती है। रॉनी मन ही मन सोचता है, महक को मैंने जब भी जो कुछ भी बताया है थोड़ा सच और ज्यादा अपनी कल्पनाओं को बताया है। उम्मीद है कि वो ये बात समझती होगी कि मैं बस उसे पकाने और उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए ये सब कहानियां सुनाता हूँ, वरना उसे तो बस मौका चाहिए मेरी टांग खींचने की। बस इसका उसके लाइफ में कोई गलत असर ना पड़े, वो कोई गलत सीख ना ले। फिर खुद को समझाता है, मेरी महक एक समझदार लड़की है, मैं फालतू में ये सब सोच रहा हूँ। वैसे भी उसको मैं पकाता नहीं तो मेरे साथ ही अभी गप करने लगती। उसको यहाँ से भगाने के लिए ये करना ज़रूरी था। उसके बाद वो अपना लैपटॉप ओपन करके अपने बॉस के बोले काम को करने लगा। वो अपना काम खत्म करने ही वाला था कि श्रेष्ठा का मैसेज आया, तुम आए नहीं, क्यों? रॉनी का उस पर ध्यान गया। वो मन में सोचा, अब इसे कैसे बताऊं कि मैं वहां से क्यों बिना बात किए आ गया। वो उसे बोला, आज की क्लास बोरिंग है क्या? श्रेष्ठा का जवाब आया, अभी लंच है, वैसे तुम आया क्यों नहीं? रॉनी खुद को समझाता, यार फालतू में इससे बहस करने से अच्छा है कि इसे बोल ही दो। वो उसे बोला, मैं आया था, स्मृति देखी थी। थोड़ी वेट करने के बाद श्रेष्ठा का रिप्लाई आया, ये उल्टा पूछ रही है, कब कहाँ, मुझे नहीं पता। रॉनी मन में सोचता है, कमाल है, एक फ्रेंड मुझे इग्नोर कर रही है और दूसरी मुझ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले गई है। वो उसे टेक्स्ट करता है, मैं आया था, तुम एक लेडी का हेल्प कर रही थी। श्रेष्ठा का रिप्लाई आया, आई थे तो बात क्यों नहीं किया?
रॉनी मन ही मन बोलता है, अब कैसे बताऊं कि मैंने क्यों बात नहीं की। वो उसे टेक्स्ट किया, मैं आया था, तुम ऑटो में थी, तो सबके सामने इस तरह तुमसे कैसे बात करते। श्रेष्ठा का टेक्स्ट आया, हाँ तो ऑटो रुकी हुई थी ना, और सबके सामने बात करने में क्या परेशानी थी, तुम आए भी थे या ऐसे ही बोल रहे हो। रॉनी सोचने लगता है, यार अब इसको कैसे समझाऊं। वो उसे टेक्स्ट करता है, मैं गया था, स्मृति को ठीक से पूछो, वो जानती है कि मैं गया था कि नहीं। श्रेष्ठा का रिप्लाई आया, लेकिन अगर आई थे तो आकर बात करनी चाहिए थी ना, वरना मुझे कैसे पता होगा कि कौन किधर से देख रहा है। तभी रॉनी को पीछे से आवाज आई, भैया खाना खाइएगा। रॉनी पीछे मुड़ा तो देखा कि महक दरवाजे के पास खड़ी है। फिर उसने घड़ी देखी तो दोपहर के 2:24 हो रहे थे। वो महक को बोला, तुम लगाओ, मैं अपना काम खत्म करके आ रहा हूँ। फिर वो श्रेष्ठा को टेक्स्ट किया, अभी मुझे अपना काम करना है, बाय। और वो चैट क्लोज करके अपना काम फिनिश किया और लंच करने गया। पार्ट 3। रात में रॉनी खाना खाकर सोने के लिए बेड पे लेटा, तभी उसके मोबाइल में मैसेज अलर्ट आया। श्रेष्ठा ने लिखा था, हाय। रॉनी खुद से बोला, यार ये फिर से। वो उसे रिप्लाई किया, बोलो। तब श्रेष्ठा का टेक्स्ट आया, क्या तुम अब भी स्मृति को लाइक करते हो। रॉनी ऊबकर खुद से बोला, फिर से वही सवाल। शांत रॉनी शांत। और उसे टेक्स्ट किया, तुम मुझसे चाहती क्या हो। श्रेष्ठा रिप्लाई की, तुम सीधे और शरीफ लड़के हो, उसके लिए बेस्ट रहोगे। रॉनी सोचता है, तो ये मुझे उसके लिए परेशान कर रही थी। वो उसको पूछता है, पर मैं ही क्यों, यहाँ तो मुझसे भी अच्छे अच्छे लड़के हैं जो उसको मुझसे ज्यादा डिजर्व करते हैं। जिस पे श्रेष्ठा जवाब देती है, क्योंकि वो भी तुमको लाइक करती है। वेट अ मिनट, तुमको वो अब पसंद नहीं ना। रॉनी मन में बोलता है, पसंद तो है, पर वो बोलने से कतराता है। वो उसको टेक्स्ट करता है, देखो हम लड़कों को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर कोई लड़की हमें देखकर स्माइल कर रही है मतलब वो हमें भाव दे रही है, वो भी हमें पसंद करती है। पर मैं जानता हूं कि स्मृति एक हंसमुख लड़की है, वो हमेशा ही हर किसी को देखकर स्माइल करती है, इसलिए मुझे ऐसी गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए। श्रेष्ठा मैसेज करती है, तो वो ऐसा क्या करेगी जो तुम ये समझोगे कि वो भी तुमको पसंद करेगी। लड़का तुम है तो तुम ही को अप्रोच करना होगा ना। कभी किसी लड़की को देखे हो रियल लाइफ में ऐसा कुछ करते हुए। रॉनी मनी मन बोलता है, इस मामले में मेरी बहन एक्सेप्शन है, लड़कियां ऐसी होती हैं। और एक मेरी बहन है जो खुद ही रिश्ता लेकर जाने के लिए पापा को सुबह से तंग कर रही थी। वो श्रेष्ठा को रिप्लाई करता है, देखो स्मृति खूबसूरत है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी, और तुम भी। तुम दोनों को हर कोई पसंद करेगा और करता है, बट मेरे भी पसंद करने या ना करने से वो मुझे ही मिल जाए ये ज़रूरी तो नहीं। श्रेष्ठा टेक्स्ट की, तुमको मेरी बात समझ में नहीं आई, जब मैं बोल रही हूँ कि वो भी तुम्हें पसंद करती है तो। रॉनी सोचता है, ये मेरी उससे सेटिंग करवाने की कोशिश क्यों कर रही है। वो उसे रिप्लाई करता है, देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, वो कहाँ आसमान की सितारा और मैं कहाँ मामूली सा जुगनू, वो मुझे कभी पसंद कर ही नहीं सकती है। श्रेष्ठा रिप्लाई करती है, खुद को उसके सामने इतना मामूली भी मत समझो, तुम एक बार मेरी बात मानकर एफर्ट लगाकर तो देखो, तुम श्योर हो जाओगी कि वो भी तुम्हें पसंद करती है या नहीं। श्रेष्ठा की बात सुनकर रॉनी मन में बोलता है, मत दिखा ख्वाब मुझे रंगीन उजाले का, मुझे अंधेरे में रहने की आदत हो गई है। बंद कमरे की तन्हाई मुझे अपना सा लगता है और दिए की रोशनी भी मेरे आंखों को चुभती है। वो उससे पूछता है, और ये सब तुम क्यों कर रही हो। तुरंत श्रेष्ठा का रिप्लाई आया, फॉर माई पर्सनल बेनिफिट। रॉनी सोचता है, क्या। वो उससे पूछता है, कैसा बेनिफिट। उधर से रिप्लाई आया, यार ये सुबह शाम मुझसे चिपकी रहती है, मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, इच्छाएं हैं, विशेज़ हैं। रॉनी समझ जाता है, ओह तो इसे पर्सनल स्पेस चाहिए। वो पूछता है, तो तुम उसे डायरेक्टली ये बात क्यों नहीं बोलती हो। श्रेष्ठा रिप्लाई की, नहीं यार वो मेरी फ्रेंड है ना, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है उसको हर्ट करना। रॉनी अपने मन में सोचता है, अच्छा तो ये मुझे इस्तेमाल करनी चाहती है अपने फ़ायदे के लिए। वो उसको टेक्स्ट करता है, पर इस तरह अपनी फ्रेंड को धोखा देना, उसके पीठ में छुरा गोबना गलत है ना। श्रेष्ठा रिप्लाई की, कैसा धोखा कैसा छुरा, मैं तो उसका घर बसाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि फिर बाद में उससे छुटकारा पाकर मैं अपना घर बसा सकूं। तू उसे लाइक करता है क्या, नहीं तो मैं किसी और को ढूंढूं। रॉनी सोचता है, यार ये लड़की तो पागल है और बहुत जिद्दी भी, पता नहीं वो लड़का कैसा होगा, कितना दिमाग खराब करेगा स्मृति का। इससे अच्छा है कि मैं ही बलि का बकरा बन जाता हूँ, वो सेफ रहेगी। वो पूछता है,
ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे? उधर से रिप्लाई आया, बस मैं जो बोलूं उसे करते जाओ, मुझे इग्नोर मत करना। फिर नेक्स्ट सैटरडे डिसाइड हुआ कि वो नेक्स्ट संडे को सिटी मॉल में मिलेंगे और सब कुछ श्रेष्ठा के प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। अच्छा, तो अब समझ में आया कि रॉनी मॉल के ओपन रेस्टोरेंट में क्या कर रहा है। वेट, मैं याद तो हूं ना? मैं समय अनलोन कृष्णा के इस इमेजिनरी वर्ल्ड का, या स्टोरी को पढ़ते पढ़ते मुझे भूल गए? तो रॉनी किसी चेयर पे बैठा हुआ है, रेस्टोरेंट के चेयर टेबल पे। अब मैं बता सकता हूँ कि वो श्रेष्ठा के साथ स्मृति का वेट कर रहा था। उसने वेटर को वापस भेज दिया जो उससे ऑर्डर लेने आया था, और इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखें किसी एक पर अटक गईं, जो स्मृति है, और वो किसी और टेबल पे अपनी फ्रेंड के साथ बैठने जा रही थी, और अब बैठी है बैरर के बगल में, जहां से पूरा 3 तल्ले वाले मॉल का ऊपर से लेकर नीचे तक का नज़ारा साफ दिखता है। अभी इनके आंखों के खेल का 1 मिनट भी ठीक से नहीं हुआ था कि रॉनी के सामने कोई सूट पहने लड़की आकर खड़ी हो गई और बोली, लड़की खूबसूरत है। उसने अपना माथा ऊपर किया तो वो पाखी है, साथ में एक बच्चे को वो अपने गोद में लिए हुए है। अब वो मैरिड है तो वो बच्चा उसी का होगा। उसके बगल में खड़े उसके हस्बैंड ने रॉनी को कहा कि तुम उसे जानते हो या जान पहचान बनानी है। रॉनी अपना नज़र थोड़ा बाएं घुमाया, वो राज था। तब तक स्मृति कुछ बहाना बनाकर जबरदस्ती करके श्रेष्ठा को तुरंत अपने साथ लेकर वहां से निकल गई। जब तक रॉनी उनके टेबल की तरफ देखता, वो दोनों वहां नहीं थी। थोड़ा इधर उधर नज़र दौड़ाया तो वो दोनों वहां से जा रही थी। फिर रॉनी अपने सामने खड़े पाखी और राज को बोला, नहीं बस अकेले बैठा हुआ था तो नज़र इधर उधर चला गया। इस पर राज बोला, तुम कब से इन सब में इंटरेस्ट लेने लगा? जिस पर रॉनी थोड़ा सरकास्टिक वे में मुस्कुराया और बोला, सॉरी, मैं अपने इंटर्न की वजह से तुम दोनों की शादी अटेंड नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, बोलते हुए राज पाखी के साथ रॉनी के सामने वाली सीट पर बैठ गया। उसने फिर ऑर्डर किया और वो साथ में नाश्ता किए। फिर तीनों साथ में वहां से निकले। पर जाते जाते जैसा हर फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से एक्सपेक्ट करता है, रॉनी भी उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करते हुए उन्हें बोलता है, ऊपर वाला तुम दोनों को खुश रखे, तुम्हारी जोड़ी इसी तरह हमेशा बनी रहे। जिस पर वो दोनों कुछ रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। ऑटो रुकती है और वो दोनों चले जाते हैं। उनके जाने के बाद रॉनी अपने मन में सोचता है कि जिसने दुनिया उजाड़ी है मेरी, आज उसी के लिए दुआ मांगने की किसी ने चाह की है, और जिसे बद्दुआ दी थी इस दिल ने कभी अपने कराह में, मैंने उसी के लिए दुआ आज की है। सॉरी, मैं कृष्ण की स्टोरी पूरा करना भूल गया। तो उसके पहले, यानी कि आज मॉल में आने से पहले, शायद आज के दिन से भी पहले, हाँ, महक का अपने पापा को मनाने के बाद उसके अगले दिन शाम को जब महक उदय के साथ सतीश के घर विजिट करके आते हैं, रॉनी टीवी ऑन करके मैच दिख रहा होता है। रॉनी दोनों को हंसता हुआ अंदर आते देखकर महक को बोलता है, तो फिक्स हो गया तुम्हारी शादी का डेट? तो कब है शादी? इसका महक जवाब देती है, मैं अपनी शादी फिक्स करने थोड़ी ना गई थी, मुझे बस उनके घर वालों से मिलना था इसलिए गई थी। ये सुनकर रॉनी सोचता है, क्या ये उनसे सिर्फ मिलने के लिए इतना परेशान की? वो पूछता है, तो ये तुम सीधे सीधे नहीं बोल सकती थी? प्रपोजल लेकर जाना जरूरी था। महक समझाती है, ऐसा क्या बोलती जो उनके घर में घुसने का मुझे परमिशन मिलता? भगाने ही देते दरवाजे से ही। रॉनी सोचता है, ये हर बात को इतना लाइटली कैसे ले सकती है। वो उदय को पूछता है, पापा आपको इसकी हरकतें पागलपन नहीं लगता है? आप इसके ऐसे उल्टी सीधे हरकतों में साथ क्यों देते हैं? तब उदय उसको बोलते हैं, हर लड़ाई सिर्फ कुछ पाने के लिए नहीं लड़ी जाती है, कुछ लड़ाइयाँ जो हैं उन्हें बचाने के लिए भी लड़ी जाती हैं। रॉनी मन में बोलता है, इनसे तो बात ही करना बेकार है। तब वो अपनी माँ को आता देख बोलता है, मम्मी आप इनको झेलती कैसे हो? अभिलाषा रॉनी के बात को इग्नोर करके उदय से पूछती है, तो उसके घरवाले कैसे हैं? रॉनी अपना माथा पीट लेता है, किस घर में पैदा हो गया हूं मैं, पागलों के बीच में फंसा हूं। वो पूछता है, आपकी बेटी अपने हद में नहीं रहती, आपको इसे कोई फर्क नहीं पड़ता? अभिलाषा मुस्कुराकर बोलती है, नहीं। वो भी तीनों के बगल में सोफा में बैठते हुए पूछती है, तो आपने बताया नहीं उसके फैमिली के बारे में? जिसका उदय जवाब देते, वो पूर्वी का लड़का है। रॉनी चौंक जाता है और मन में सोचता है, अब ये क्या स्टोरी है? वो पूछता है, कौन पूर्वी? अभिलाषा पूछती है, मेरी बचपन की सहेली। उदय बोलते हैं, पर शायद वो मुझे पहचानी नहीं। रॉनी को डाउट होता है, जरूर ये बात पहले से जानती होगी। वो महक से पूछता है, तुम्हें पहले से पता था? महक तुरंत जवाब देती है, नहीं तो उनकी बचपन की सहेली के बारे में मुझे कैसे पता होगा? कभी तुम्हारे सामने भी उनका जिक्र हुआ था क्या? रॉनी सोचता है, बात तो वैसे ये फिर भी सही ही कर रही है, उनके बारे में कभी तो मम्मी पापा हमारे सामने जिक्र नहीं किए,
पर वो बोलता है, पर मम्मी, आप दोनों की तो लगभग सभी फ्रेंड्स कभी न कभी मिलती रहती हैं, पर ऐसा क्यों है कि आप उनका कभी जिक्र तक नहीं की? अभिलाषा बताती है, हमारे बीच कुछ कहा सुनी हुई थी, कुछ वो सुनाई कुछ मैं, उसके बाद फिर हम कभी नहीं मिले, न एक दूसरे से कभी बात की ना उनका जिक्र। रॉनी सोचता है, वैसे तो मम्मी की सभी से बनती है, फिर उनसे क्यों नहीं? वो पूछता है, पर ऐसा क्यों? अभिलाषा बताती है, तुम्हारी उम्र में हम भी तो ऐसे ही थे। महक की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, इसे देखकर हमें हमारे दिन वापस याद आ जाते हैं। कोई भी बोल देगा कि ये हमारी बेटी है। हमने अपने जमाने में किसी के बनाए हद में नहीं रहे, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लिए और घर वालों के अगेंस्ट जाकर शादी की। वहीं पूर्वी खुद से पहले फैमिली को इम्पोर्टेंस देती थी, इसलिए उसकी और मेरी सोच आपस में नहीं मिली और हमारा झगड़ा हो गया। रॉनी मन ही अंदर खुश होता है और सोचता है, लो लग गई इसके, महक तो पक्का रिजेक्टेड है। वो बोलता है, पर मम्मी, मैं भी तो खुद से पहले फैमिली को प्रायोरिटी देता हूँ। महक उदय से पूछती है, पापा, आपने कल कहा था कि हमारी पर्सनैलिटी में हेरिडिटी कैरेक्टर आते हैं, फिर भैया की सोच ऐसी क्यों है? वो इतने ज़्यादा आदर्शवादी क्यों है? क्यों वो बात बात पे मेरे रेवोल्यूशनरी होने पे चिढ़ जाते हैं? ये भी तो स्टीरियोटाइप हैबिट्स ही है ना? उदय उसे समझाते हैं, देखो, किसी पर्सन के फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि उसके टैलेंट्स, उसके हेल्थ, चॉइसेस ऑफ लाइफस्टाइल, लर्निंग एटीट्यूड एटसेट्रा उसके हेरिडिटी कैरेक्टर से आते हैं, पर उसकी सोच, उसके लाइफ एक्सपीरियंस, चॉइसेस ऑफ लर्निंग्स उसकी अंडरस्टैंडिंग से डेवलप होती है। इसलिए ज़रूरी नहीं कि किसी घर का हर बच्चा अभिभावकों पर ही जाए। तुम अपना ज़्यादातर समय हमारे साथ बिताती हो, इसीलिए तुम हमसे सीखती हो, जबकि रॉनी ज़्यादातर बाहर रहता है अपने दोस्तों के साथ, समाज के बीच। इसीलिए अगर ये ना भी चाहे तो भी इसके अंदर वो स्टीरियोटाइप टेंडेंसीज तो डेवलप होना ही था। मेहक के माथे पे अपना हाथ सहलाते हुए, पर कोई बात नहीं, शुरू में हम भी तो अनकॉन्शियसली स्टीरियोटाइप ही थे। हम धीरे धीरे टाइम के साथ डेवलप हुए हैं, जैसे जैसे हमें चीज़ों के बारे में नॉलेज और समझ मिलते गई। उसी तरह लेट ही सही, पर तुम दोनों की किस्मत है हमसे बेहतर बनना। और देखा जाए तो तुम्हारे उम्र में हम जितना थे, उससे तो तुम दोनों अभी भी बेहतर ही हो। अभिलाषा उसके बाद बोलती है, सच में रॉनी, एक और एक तू है, आज तक एक लड़की नहीं पटा पाया, तुम्हारी एक भी गुण हमसे नहीं मिलते हैं। मेहक मौका पाकर बीच में बोलती है, ऐसा इसीलिए क्योंकि तुझे ना रास्ते से उठाकर लाए हैं, तू सगा बेटा नहीं है इनका। रॉनी को इससे बुरा लगता है। उसका मन करता है कि ये बोल दे, तू डीएनए टेस्ट करवाई ले, फिर 100% कंफर्म हो जाएगा कि कौन सगा है और कौन रास्ते से उठाया हुआ। पर उसे वो ये नहीं बोलता कि कहीं मेहक को बुरा न लगे। वो बोलता है, मम्मी, आप एक लड़की होकर खुद ऐसी बात क्यों बोलती हो? आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है कि इससे आप मुझे नेगेटिवली इंस्पायर करती हो? लड़के लड़कियों को एज ए ह्यूमन ट्रीट करने के बजाय इस तरह एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। मुझे लड़कियों के जज्बातों और लाइफ से खेलना नहीं पसंद है। तब अभिलाषा बोलती है, तू हमारा खून है एंड वी आर प्राउड ऑन यू कि तुम बहुत समझदार हो, तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम पर हमें ये भरोसा है। उसके बाद उदय समझाने की कोशिश करते हैं, देखो यंग बॉय, अगर हम तुम्हारे लिए कोई रूढ़िवादी, अपने माता पिता की डिसीजन को मानने वाली लड़की ढूंढेंगे तो वो तुम्हें पसंद करेगी ही करेगी, पर तुम इस बात को खुद सोचो, तुम इतने बड़े दुनिया में अगर किसी एक लड़की को भी अपने कैरेक्टर से इम्प्रेस नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे साथ पूरी लाइफ बिताना चाहे, क्या तुम किसी को डिजर्व करोगे? दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट फॉर योर लाइफ कि तुम किसी के लाइफ पार्टनर बनने के लायक हो। रोनी सोचता है कि अगर देखा जाए तो ये सही बात कर रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट ऑन आर पर्सपेक्टिव एंड मोटिव। पर वो उनसे पूछता है कि तो क्या वो सक्सेसफुल लोग जिनके पास अच्छी नौकरी, अच्छे पैसे कमाते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग किसी के लायक नहीं है? महक बोलती है, मुझे इस पर 2 शब्द कहने का मन कर रहा है, इजाज़त हो तो मैं कुछ कहूँ? रॉनी बोलता है, इरशाद इरशाद। उदय बोलते हैं, बोलो। तब महक बोलती है, तू लाख छुपा ले जज्बातों को अपनी, पर एक बात समझ, तू छुपा नहीं पाएगा। भाई तो आखिर भाई है मेरा, तू मुझसे अपना जज्बातों को कैसे छिपाएगा? रॉनी समझ जाता है कि ये लड़की डुबाएगी मुझे। वो इशारों इशारों में महक को चुप रहने को बोलता है और उदय से पूछता है कि आप मेरी बात का जवाब नहीं दिए? क्या लाइफ में कामयाब होना, अच्छे खासे पैसे कमाना आपके हिसाब से किसी लड़की के लिए काबिल होना नहीं है? उदय बोलते हैं, कम से कम हमारी बेटी के लिए तो नहीं। इस पर रॉनी पूछता है, तो क्या वो लड़का जिसको महक पसंद करती है? महक बीच में बोलती है, सतीश। रॉनी आगे बोलता है, ऐसा क्या है उसमें जो आप उसे इसके लिए लायक मानते हो? उदय कहते हैं, देखो, पैसों से ज़्यादा अहमियत रखता है वक्त, वक्त से ज़्यादा अहमियत रखता है नियत, और नियत से ज़्यादा अहमियत रखता है नॉलेज।
यानी कि ज्ञान। काहे कि एक ज्ञानी आदमी ही ये बात समझ सकता है कि अगर वो बुरा है फिर भी उसे भी अच्छे नियत वाले लोगों की पहचान होनी चाहिए और उनकी कदर करनी चाहिए जो ईमानदार हों और जिन पर वो भरोसा सके कि वो वक्त आने पे काम देंगे। इसलिए उन्हें खोना नहीं चाहिए। रॉनी सोचता है कि पर लोग तो पैसों को ही सिर्फ सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। वो पूछता है और आप एक ही बार मिलकर ये बात कैसे बोल सकते हैं कि वो सही ही है? उदय शातिर अंदाज में पूछते, बिना उसे जानने की कोशिश किए उसे परखे क्या ये बात जाना जा सकता है? उसके लिए भी तो कोई स्टेप लेना ही होगा ना। हम दोनों वही तो करके आ रहे हैं अभी। रॉनी मन में सोचता है, नो डाउट ये पागल इन्हीं की संगत में रह के ऐसे उल्टे सीधे कांड करती है। वो अभिलाषा को बोलता है, मम्मी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने इनसे शादी करके गलती की है? इस पर अभिलाषा उदय को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, लगती है बेटा, हमेशा लगती है। मेरे कर्म फूटे थे जो मैंने इनसे शादी कर ली। इस पर महक बोलती है, तो ऐसा क्या हो गया था जो आपने इनसे शादी की? आपको इनसे बेहतर लड़का नहीं मिल रहा था क्या? इस पर अभिलाषा बोलती है, उस वक्त मैं ना समझ थी, पर फिर भी इतनी समझ थी कि बाकी सभी स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी के हैं और मैं आज़ाद ख्याल की, इसलिए मैं उनके साथ खुश नहीं रह सकती थी। वहीं ये उस वक्त रेवोल्यूशनरी एटीट्यूड के थे, हर रूढ़िवादी और अंधविश्वास के खिलाफ रहते थे, तो इसलिए उस वक्त यही मुझे मेरे लिए सही लगे। पर बाद में समझ में आया कि मैंने जल्दबाजी में गलती कर दी। थोड़ा और वेट करती तो मुझे इनसे बेहतर मिल सकता था। उदय ये सुनकर बोलते हैं, अच्छा रॉनी, जरा इससे पूछो तो कि आखिर इसको मुझसे शिकायतें क्या क्या हैं? अभिलाषा रूठने के अंदाज में बोलती है, तुम्हारे पैदा होने के बाद से एक बार भी अकेले घुमाने लेकर नहीं गए। बाकी औरतों के पति नए नए हार लाके अपनी वाइफ को पहनाते हैं और ये आज तक एक नेकलेस लेकर नहीं आए। कोई भी ख्वाहिश करो इनके सामने, ये कुछ भी लेकर नहीं देते हैं। उदय इस पर ताव से बोलते हैं, ये लो देखो इस सेल्फिश औरत को, बच्चों से ज्यादा बस खुद की परवाह है इसे, और तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा तो बच्चों की जरूरतें कौन पूरी करेगा? अभिलाषा बोलती है, मैं किसके लिए कमाती हूँ, मेरे पैसे किस दिन काम आएंगे? उदय बोलते हैं, जब इतना घमंड है अपने पैसों का तो उसे खुद की इच्छाएं खुद ही पूरी क्यों नहीं कर लेती? बताओ, इसको सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने का मौका देते हैं तो इसे मुझ पर डिपेंडेंट रहना है। अभिलाषा बोलती है, ऐसे अच्छा लगता है ना जब एक पति अपनी पत्नी के लिए ऐसा कुछ करे तो। रॉनी परेशान हो जाता है कि लो, हैं दोनों फिर शुरू हो गए। वो महक को इशारा करता है, संभालो इन्हें। महक बोलती है, मम्मी अगर कोई और रूढ़िवादी लोगों के बीच में फंसी होती तो वो मौका आपको नहीं मिलता जिससे आप वो सब करो जो आप अभी करती हो। आपको अपने हिसाब से जीने का मौका नहीं मिलता। अभिलाषा बोलती, हाँ तो यही सोच के तो इन्हें झेल रही हूँ, वरना इन्हें कब का छोड़ दिया होता। महक बोलती है, पिछड़ी सोच रखने वाले आपको ये भी नहीं करने देते। तब उदय बोलते हैं, अरे तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारी माँ बस ऐसे ही नखरा कर रही है और बाहर से दिखावा कर रही है। मुझे पता है ना कि दिल से कितना प्यार करती है। रोनी सोचता है कि चाहे लव हो या अरेंज, कपल्स के बीच में आपस में कुछ ना कुछ शिकायतें तो रहती हैं। वो महक को पूछते हैं, तो तुम्हारा उसे पसंद करने का क्या रीज़न है? महक बोलती है, देखिए भैया, आई एम एम्बिशियस इन माई लाइफ। मैं कुछ ना कुछ करके अपना ख्वाब पूरा करूंगी ही, पर इसके बाद जब मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊंगी तो मुझे मेरे काम को, मेरा ख्वाब, मेरी लाइफस्टाइल, मेरी ज़िंदगी सब पीछे छोड़कर उसकी लाइफ, उसके लाइफस्टाइल, उसके ख्वाब, उसकी फैमिली के अकॉर्डिंग ढलना होगा, क्योंकि सभी की सोच आपकी जैसी है। हम लड़कियों को हमेशा हद में रहना चाहिए। लड़के जो चाहें वो करें, पर एडजस्ट तो हम लड़कियों को ही करना चाहिए। जबकि आपको पता है कि मैं हमेशा ऐसी सोच के अगेंस्ट रहती हूँ, तो इसलिए क्यों ना मैं अपना एम्बिशन, अपना ख्वाब रिलेशनशिप में आकर साथ मिलकर देखूं, जिससे बाद में ना ही मेरी लाइफ चेंज हो, ना ही कुछ मेरा पीछे छूटे, और ना ही मुझे जो किस्मत से मिल जाए उसी के साथ एडजस्ट करके ज़िंदगी जीना पड़े। जिसके साथ मैं मिलकर अपने ज़िंदगी के ख्वाब सजा सकूं, सतीश में वो प्रोबेबिलिटी मुझे लगा, पर जब तक उसे आजमाया न जाए मैं भी आपको श्योर नहीं कर सकती। महक की बात सुनकर रोनी सोचता है कि कहाँ मिला इसको इतना शातिर दिमाग। खैर, अपने माता पिता को देखकर चलो इनकी नाराजगी का भी हल कर ही देते हैं। वो अपने बाइक का चाबी उदय को देते हुए बोलता है, लीजिए, आज आप मम्मी को डेट पे ही ले जाइए। उदय बहाने बनाते हुए बोलते हैं, अभी कहाँ, अब तो शाम हो गई है। अभिलाषा भी बोलती है, हाँ आज मेरा भी मन नहीं है, लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि मैं जब बोलूंगी उस दिन आपको मुझे घुमाने के लिए लेके जाना होगा। रॉनी सोचता है, चलो इस किस्से का अंत हुआ, और वो वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। चलो, ये किस्सा खत्म हुआ। इसके बाद रोनी पार्किंग यार्ड से अपनी बाइक निकालकर वहां से निकला। शाम को जब घर पहुंचा तो किचन में महक खाना बना रही थी। उसके मम्मी पापा साथ में कहीं बाहर गए थे। आधे घर की लाइट्स ऑफ थी, स्पेशली रोनी के कमरे की तरफ की। घर में घुसते हुए रोनी को देखकर महक आवाज दी, लाइट्स ऑन करते हुए जाइएगा।
रॉनी अपना मोबाइल निकाला फ्लैश जलाने के लिए तो उसे स्मृति का टेक्स्ट मैसेज दिखा जो लगभग आधे घंटे पहले का आया हुआ था। ओपन किया तो लिखा था हाय। इसने भी टेक्स्ट कर दिया हेलो और बरामदे का स्विच ऑन करता हुआ अपने कमरे की तरफ गया। वो दरवाजे पे कदम रखा ही था कि स्मृति का फिर से टेक्स्ट आया। ये सब क्या है? रॉनी अपने कमरे के स्विच बोर्ड की तरफ जाने को छोड़कर मोबाइल देखते हुए अपने बेड की तरफ जाता और बैठ जाता है। फिर वो टेक्स्ट करता है क्या क्या है। स्मृति का रिप्लाई आता है क्या लगता है मुझे कुछ समझ नहीं आएगा क्या? पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा है वो तुम दोनों की मिली भगत है ना? रॉनी बोलने की कोशिश करता है कि मैं तो कि फिर वो उसे एडिट करता है और लिखता है आई एम सॉरी। वो टेक्स्ट की मैंने तुमसे पहले भी कही हूं कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, तुम्हारी बात नहीं बनने वाली है। रॉनी का मन ही मन बोला हाँ, यूं तो मरे होंगे पहले भी कई दीदार में आपके। अगर मेरी भी जान जा रही है तो इसमें नया क्या होगा? नादानी ना समझूं तो क्या समझूं इस दिल के आरजू को। आप हमारी कदर करो, आपके दिल में हमारी वो जगह तो नहीं। वो उसे टेक्स्ट किया देखो मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूं, या तुम्हारी फ्रेंड मुझे लेकर तुम्हें बहकाए या मेरे फ्रेंड्स तुम्हें मेरे करीब लाने की कोशिश करें, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन सब से मैनिपुलेट होकर नहीं, बल्कि तुम्हारा दिल अगर खुद मुझे पसंद करे तभी मुझे चुनना। स्मृति टेक्स्ट की मैं तुम्हें कभी लाइक नहीं करूंगी। रॉनी उसे रिप्लाई किया आई नो। स्मृति टेक्स्ट की गुड। फिर यू डिज़र्व बेटर, तुम्हें मुझसे अच्छी लड़की मिल जाएगी। इसका रॉनी कुछ जवाब नहीं दे पाता है। वो मोबाइल साइड में रखता है, अपने जूते खोलता है और पैर घुटने से नीचे लटकाए अपने बेड पे लेटकर ऊपर देखता हुआ कुछ सोचने लगता है कमरे के अंधेरेपन में। मैंने अपने शुरू से लेकर अब तक एक से एक आशिक देखे हैं जो अपने महबूब को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, पर ऐसा जिसने उसे पाने की कोशिश तक नहीं की, पीछे हट गया। ये सच में उसे लाइक करता है या श्रेष्ठा को बस भ्रम हुआ था? खैर जो भी हो, अब इजाज़त दो। The end of the story is not the end of life. The bilingual story Hope Without Hope has written by an Alon Krishna and published on 28th November 2021 in his blog krishnakunal.blogspot.com. Read at least its 2 previous chapters and then explore the same events and imaginary world, that is, Krishna's literary world, through the life of a different character. And try to understand his objective to tell you that everyone has their own story in their life, which is led only and only by them. These 2 chapters belong to Is it a proposal? First, should it be called a proposal? Then second, is it called to be a proposal? The narration of this audiobook has been generated by Google AI text-to-speech model. अगर आपको ये रचना पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कृष्णा की कहानियों और कविताओं को पढ़ने के लिए उसके ब्लॉग में जाएं और उनकी ऑडियो बुक को सुनने के लिए उसके YouTube चैनल पर जाएं। धन्यवाद।